अस्सलाम वालेकुम। आज का साइकियाट्री लेक्चर कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में है। Let's start with a sample case. So, Ahmed is a 14-year-old boy and he exhibits persistent aggressive behavior and rule violations at school. Living with an overwhelmed single mother and a younger sister, Ahmed's problems began post divorce at age 6, escalating from irritability and poor academic performance to fights, vandalism, theft, and truancy. Despite his mother's disciplinary efforts and multiple school suspensions, no significant interventions have been implemented. Ahmed's clinical assessment revealed defiance, lack of empathy, and minimal remorse. सो कंडक्ट डिसऑर्डर जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस किस्म का डिसऑर्डर है। इसमें डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स होते हैं और आप दूसरे ह्यूमंस और एनिमल्स के राइट्स को वायलेट करते हैं। ये ज़्यादा स्केरी इसलिए है क्योंकि इन पेशेंट्स को कोई सेंस ऑफ एम्पैथी और रिमोर्स नहीं होता। उनको अपने विक्टिम्स के लिए, अपने पीयर्स के लिए कोई सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं होता। उनको कोई पछतावा नहीं होता कि उनके बिहेवियर से दूसरे को क्या फ़ील हो रहा है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्रूअल होते हैं और दे हार्म अदर पीपल फिजिकली, समटाइम्स सेक्सुअली, एंड दे मे लैक रिमोर्स फॉर कमिटिंग क्राइम्स एंड एम्पैथी फॉर देयर विक्टिम्स। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये मेल्स में ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल्स, 9 टाइम्स मोर है। और इन लोगों में देखा गया है कि कोमॉर्बिड एडीएचडी और ओडीडी के इंसिडेंस ज़्यादा है। ओडीडी काइंड ऑफ उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। ओडीडी के पेशेंट्स कंडक्ट डिसऑर्डर उनको बाद में लेटर ऑन हो सकता है, लेकिन कभी नहीं भी होता। समटाइम्स कंडक्ट डिसऑर्डर खुद से ही शुरू हो जाता है। एसोसिएटेड विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर की, एडीएचडी, मूड डिसऑर्डर, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एटियोलॉजी की अगर बात करें तो पेरेंट या फैमिली के फैक्टर्स भी हैं, बच्चे के फैक्टर्स भी हैं। फैमिली फैक्टर्स ये हैं कि लो सोशो इकोनॉमिक क्लास हो सकती है। पेरेंट जो है वो साइकोफार्माकोलॉजी इस तरह की चीज़ों के लिए ले रहा है। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस पुअर होने की वजह से, चाइल्ड अब्यूज़ या बहुत हार्श पेरेंटिंग, निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, फैमिली में वायलेंस बच्चा देखता रहा हो, उससे भी ये हो सकता है। बच्चे के फैक्टर ये कि बच्चे का कुदरती तौर पर डिफ़िकल्ट टेम्परामेंट हो सकता है, पहले उसको ओडीडी रह चुका हो, लर्निंग प्रॉब्लम्स, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑनसेट जनरली देखा गया है कि अर्ली एडोलेसेंस में ये ज़्यादा होता है और कोर्स ये है कि ग्रेजुअली सिम्पटम्स कैन रिमिट इन मोस्ट पीपल। फैक्ट्स में ये है कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है ऑफ फाइटिंग, स्टीलिंग, फायर सेटिंग एंड वैंडलिज्म, वेयरएज़ फीमेल्स के अंदर हायर रिस्क होता है ऑफ लाइंग, रनिंग अवे, प्रोस्टिट्यूशन एंड सब्सटेंस यूज़। DSM-5 इसके बारे में क्या कहता है? So इसमें there is a pattern of recurrently violating the basic rights of others or societal norms. Patient has displayed this kind of behavior at least three of the following behaviors over the last year and at least one within the past 6 months. उन behaviors में क्या है? Aggression to people and animals, जिसमें bullying, threatening, intimidating others, initiation of physical fights, usage of weapons, rape, cruelty to animals and robbery, destruction of property, vandalism, setting fires, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, burglary, फिर lying to get favors, लोगों को manipulate करना, फिर सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स जैसे कि अगर कर्फ्यू है कि आपने इतने बजे घर आना है तो नहीं आते, बहुत लेट आते हैं, या घर से भाग जाना, या ऑफन जो है स्कूल में छुट्टी करना, एब्सेंट रहना। दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ट्रीटमेंट्स में ये है कि पनिशमेंट ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ती, कोई फ़ायदा नहीं होता। मल्टीपल मोड्स होते हैं इसके ट्रीटमेंट के, जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम होता है, फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी टू सम डिग्री, और साइकोफार्माकोलॉजी का भी रोल होता है। थेरेपीज़ में पेशेंट के साथ तो थेरेपीज़ होती ही हैं, लेकिन फैमिली की भी होती है कि किस तरह आपस में कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए, ऐसे पेरेंट्स को किस तरह बाउंड्री सेट करनी है और अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना है। स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं, उनके टीचर्स के साथ और पीयर्स के साथ भी सेशंस हो सकते हैं। फिर ये कि मेडिकेशंस में कोमॉर्बिड सिम्पटम्स और एग्रेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसमें एसएसआरआईज़, गुआनफेसिन, प्रोप्रानोल, मूड स्टेबलाइज़र्स एंड एंटीसाइकोटिक्स का रोल है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यू शुड कंसिडर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एडीएचडी, ओडीडी, हेड इंजरी एंड सब्सटेंस अब्यूज़ अमंग अदर थिंग्स। प्रोग्नोसिस में ये है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स आगे जाके हो सकते हैं।
लर्निंग एड में ये कि सीडी को डायग्नोज करने के लिए ट्रैप का निमोनिक याद रखें। TRAP, टी फॉर थेफ्ट, आर फॉर रूल ब्रेकिंग, ए फॉर एग्रेशन एंड पी फॉर प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन. If you like this video and you learned something, please like, comment, and share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.